ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ एसी एनर्जी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी नीड्स अ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी throughout our life in terms of physical energy, light energy, sound energy, wind energy, chemical energy, and so many, and electrical energy is one of them. आजकल तो बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आप एक भी सेकेंड अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिटेल्स्ड स्टडी और इसकी बेसिक फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जहाँ तक बात है, एनर्जी के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पावर और टाइम। एंड पावर इज द कंपोजिशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउएवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग एनर्जी और एक डायरेक्ट एनर्जी। इस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट हो गया, एंड डायरेक्ट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट हो गया। हमारे पास चार वेरिएबल हो गए। वी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वी कॉल एसी वोल्टेज, एंड अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं एसी करंट इन जनरल, और डीसी के लिए बोलते हैं डायरेक्ट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट। तो इस तरह से हमारे पास चार वेरिएबल हो गए। एज ए कंज्यूमर हमें अल्टरनेटिंग एनर्जी की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्ट एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए क्यों ज़रूरत होती है, जैसे मोटर हो गया, फ्रीज हो गया, फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारे एसी एनर्जी से चलने वाले अप्लायंसेज हैं। डीसी की ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, सो मेनी अदर थिंग्स जो है वो उसके लिए डीसी की एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनके लिए हमें एसी की ज़रूरत होती है, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं उनके लिए हमें डीसी की ज़रूरत होती है। एज ए कंज्यूमर हमें एसी और डीसी दोनों की ज़रूरत होती है। इन जनरल ऐसा देखा गया है कि एसी का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा सस्ता होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एसी का एक और एडवांटेज ये है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजीली होता है, लॉसलेस ट्रांसमिशन कहते हैं। देयर विल बी वेरी लेस अमाउंट ऑफ लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान होता है इसमें। एसी की और एक खासियत होती है कि इट इज़ वेरी ईजी और वेरी चीप टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अगर हमारे घरों में एसी पहुंच जाती है ना, तो हमारी एसी की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है और डीसी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। बट एसी में एक प्रॉब्लम ये है कि इसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। ये काम डीसी में करते हैं, डीसी को स्टोरेज किया जा सकता है। इन जनरल डीसी को हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर एसी को हम बड़े लेवल पर पावर प्लांट में, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमारे पास लोकल प्रोडक्शन ऑफ डीसी भी नहीं है तो भी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डीसी है तो हम एसी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकते हैं, बट इट बिकम वेरी कॉस्टली, लाइक एन इन्वर्टर हो गया। अब एक रेक्टिफायर इन्वर्टर में कॉस्ट कितना डिफरेंस है बताइए। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू कन्वर्ट फ्रॉम डीसी टू एसी। वी हैव एसी इन जनरल, एसी की रिक्वायरमेंट हमारे घरों में होती है। वी गेट एट लार्ज स्केल फ्रॉम आवर पावर प्लांट्स, एंड देन वी कैन, एसी अगर है तो एसी और डीसी दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है हमारी। इस तरह से हमारे पास दोनों एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि एसी का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप तक पहुंचने में एसी कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। जनरली एसी का जो प्रोडक्शन होता है वो दो लॉ पे डिपेंड करता है। एक होता है फैराडे लॉ और दूसरा लेंज लॉ। फैराडे लॉ जस्ट सिंपली सेज दैट कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इसी कंडक्टर को मूव कराते हैं सो दैट इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है। बस उसी वोल्टेज को हम पिकअप कर लेते हैं और बड़े लेवल पे उसको डेवलप करके कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और दूसरा है लेंज लॉ। लेंज लॉ जस्ट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। बोथ लॉ आर काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर एंड अप्लाई टू द जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज। नाउ लेट अस कम बैक कि एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। दोस्तों, एसी वोल्टेज के जनरेशन को समझने के लिए हम समझते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं, सपोज एक कॉइल है, ऐसा एक मेटालिक कॉइल है ऑन, और इस पर एक फ्लक्स गुजर रहा है इससे होते हुए। द फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कॉइल। नाउ कॉइल के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है,
ये डिपेंड करता है कॉइल का ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्स। अगर कॉइल बिल्कुल फ्लक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो सारा का सारा फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स विल पास थ्रू द कॉइल। अगर कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग ही फ्लक्स का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा कॉइल के अंदर से। सो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज इक्वल टू फाई मैक्स ऑफ कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड फ्लक्स डायरेक्शन। सपोज करो फ्लक्स डायरेक्शन ये है और कॉइल का जो प्लेन होता है, वो कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो इफ द कॉइल इज फेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन कॉल दैट कि कॉइल का प्लेन की डायरेक्शन ये है और फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। सो बोथ आर एट 0 डिग्री एंगल। तो दैट टाइम मैक्सिमम फ्लक्स विल पास थ्रू द कॉइल। अगर कॉइल की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है देन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन दिस डायरेक्शन, हाउएवर फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इन दिस डायरेक्शन। सो देयर इज 90 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन coil and this magnetic flux. So if the coil is kept this, what is the amount of flux passing through in simple terms we can say the amount of flux passing through the coil depend upon the orientation of coil with respect to the flux. उसके लिए हमें formula डिफाइंड किया है, phi is equal to phi max cos theta, theta is the angle between this angle or this flux and कॉइल का जो एंगल होता है। नाउ इफ कॉइल इज मेड टू रोटेट, अगर कॉइल रोटेट होगा देन व्हाट विल हैपन, द फ्लक्स विल बी कट बाय द कॉइल्स, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल गेट चेंज। इफ द फ्लक्स गेट चेंज द ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल्स। सो द अमाउंट ऑफ ईएमएफ, what is the value of EMF, that depend upon the rate of change of cutting of the flux, and that defined by E is equal to minus d phi by dt, and phi is equal to phi max cos theta d theta. So we get E is equal to phi max sin theta. We can get the standard equation E is equal to E max sin of theta, and E max की वैल्यू जहाँ होती है n ओमेगा phi max होती है। n is the number of टर्न्स, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टर्न यूज़ कर लिया तो। सो जो EMF इंड्यूस होता है उसके लिए देखो हम कॉइल की कंडीशन को कंसीडर करते हैं। सपोज करो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है और इसके बीच में हमने कॉइल रखते हैं। तो इन दिस टाइम द कॉइल का जो प्लेन की डायरेक्शन है ना वो पेपर के परपेंडिकुलर है, ऊपर को है, और फ्लक्स इस डायरेक्शन में चल रहा है। सो देयर इज ए 90 डिग्री फेज, 90 डिग्री एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड कॉइल। सो इफ 90 डिग्री देन फ्लक्स पासिंग थ्रू विल बी जीरो, फ्लक्स पासिंग थ्रू विल बी जीरो, क्योंकि कॉइल इस समय इस कंडीशन में और फ्लक्स इस तरह से पास हो रहा है, तो देयर नथिंग, नो फ्लक्स विल पास थ्रू द कॉइल। बट अगर हम कॉइल को थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल मैक्सिमम, दैट टाइम्स देयरफॉर द ई इज इक्वल टू मैक्सिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम इन दिस कंडीशन। इस वेव में हम देख सकते हैं कि ये फ्लक्स लिंकेज हमारा इस समय जीरो है, देखो कॉइल की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, और ईएमएफ इंड्यूस्ड यहाँ पर जो है मैक्सिमम है। सो और यहाँ पर जहाँ पर फ्लक्स लिंकेज दैट वी विल स्टडी ओवर, अगर हम कॉइल के ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं दिस वे, इफ यू कीप द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल दिस वे देन व्हाट विल हैपन, इस समय जो पूरा का पूरा फ्लक्स कॉइल से होकर गुजर रहा है, तो मीन्स फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम। बट इफ यू रोटेट द कॉइल देन द ईएमएफ इंड्यूस विल बी वेरी वेरी लेस, और वी कैन कॉल इट जीरो। So at this 0 degree orientation, flux passing through will be maximum, however induced EMF will be zero. That we have shown in this waveforms. Flux linkage is maximum, however induced EMF is zero. So if we have more than one coils, n number of turns, then we get E is equal to n of phi max omega sin omega t. This similar to this equation, and this way the orientation of coil along with the flux will keep on changing and we will get the sinusoidal wave. So now this way the EMF or the AC waves, AC energy is generated in the power plants. Now since AC is continuously varying with respect to times, the voltage level of AC voltage or AC current is continuously changing with respect to time. So there are so many terminology related to this A waves. However, for DC there are no more terminology, simple and simple only once. एक voltage level है, that much is sufficient. However, there are so many terminology related with this, so we should know what are these terminology. सबसे पहले होता है peak voltage. Peak voltage is the maximum voltage occupied by this AC energy. So this is the peak voltage. So we call, क्योंकि अब इसका peak voltage नेगेटिव में भी जा रहा है, so we have a two peak voltage, positive peak voltage and negative peak voltage.
So this is the maximum instantaneous voltage of the AC waves is called the peak voltage. Peak to peak voltage, the difference between positive peak and negative peak is called the peak to peak voltage. This is the maximum fluctuation, the maximum range of voltage covered by the AC voltage. So next is RMS voltage. RMS is very, very important related to this AC waves. RMS stands for root mean square, means AC wave के वन साइकिल का वी टेक सो मैनी पॉइंट्स, वी टेक्स, जैसे AC का एक साइकिल है, इस हाफ साइकिल में हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, हर एक पॉइंट के इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज लेवल है उसका स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर करने के बाद सबको मीन एवरेज लिया और उसके बाद अंडर रूट किया. दिस वे वी कैन कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द ABCD पर जो वोल्टेज है वो A वोल्टेज, B वोल्टेज, C वोल्टेज को स्क्वायर किया हमने. आई हैव टेकन 10 सैम्पल्स, तो डिवाइडेड बाई 10, स्क्वायर किया, एवरेज किया और रूट किया, उसके बाद इसको अंडर रूट किया, तो वी गेट द RMS. दिस वे वी कैन कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ RMS? हम क्यों निकालें RMS वैल्यू? RMS वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दैट कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द DC वोल्टेज दैट रिलेट द AC वोल्टेज विद द DC वोल्टेज. कैसे? सपोज करो एक लोड रेसिस्टेंस है, इस पर हमने एक AC वोल्टेज अप्लाई किया किसी ड्यूरेशन, किसी टाइम तक, और इसने इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जनरेट किया. नाउ रिमूव दिस AC वोल्टेज एंड अप्लाई द DC वोल्टेज. इतना DC वोल्टेज अप्लाई करो कि उतने टाइम ड्यूरेशन में इस रेसिस्टेंस में उतनी ही हीट जनरेट हो जाए जितने इस AC वोल्टेज ने जनरेट किया था. सो जो DC वोल्टेज होंगे ना, दैट DC वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू द RMS वैल्यू ऑफ दिस AC वोल्टेज. अगेन आई एक्सप्लेन ओवर हियर. ये AC वोल्टेज इस पर जितनी हीट जनरेट करेगा उतनी ही हीट इस DC वोल्टेज द्वारा जनरेट करना चाहिए. देन दैट RMS वैल्यू ऑफ दैट AC वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस DC वोल्टेज वैल्यू. सो दिस वी कैन कैलकुलेट. हम इसको एल्जेब्रिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? AC वोल्टेज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, I am sin थीटा. इसका स्क्वायर निकालेंगे पहले, RMS है तो ऑब्वियसली पहले स्क्वायर करेंगे, तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई पाई. पाई लेने से हमने एवरेज निकाल दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, सो दैट आई गेट द इंटायर एरिया कवर्ड ऑफ दिस फॉर हाफ साइकिल. सो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर वन मैंने कॉस टू द बैटर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू IM/√2 और बिकम्स 0.707 ऑफ पीक वोल्टेज. पीक वोल्टेज का 70.7% जो वैल्यू होगी दैट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द AC फॉर AC वोल्टेज. सो RMS वैल्यू के केस में जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है वो भी पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि उसको स्क्वायर करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल बन जाता है. तो इस तरह से हम RMS वैल्यू निकाला. तो AC सिनुसॉइडल वेव के लिए RMS वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 और 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. इसी तरह से एवरेज वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज वैल्यू देखो, कंप्लीट AC साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होता है. जितना पॉजिटिव गया, जिस हिसाब से पॉजिटिव उस हिसाब से नेगेटिव गया, तो कंप्लीट AC वैल्यू 0. सो AC का एवरेज वैल्यू का मीन्स होता है आइदर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव. एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट वी हैव डन इन RMS वैल्यू. I इज इक्वल टू IM sin थीटा. ये AC वेव्स का फंडामेंटल इक्वेशन है. एवरेज निकालने के लिए 0 to पाई तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं IM sin थीटा और डिवाइडेड बाय पाई. सो वी हैव टेकन द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस हाफ साइकिल. इसको इंटीग्रेट कर देंगे IM/पाई sin थीटा का माइनस कॉस थीटा 0 to पाई वी गेट 2 हियर एंड वी गेट 2 IM/पाई. अगर 2 और पाई की वैल्यू रखते हैं तो ये बच जाता है 0.637 ऑफ IM. मतलब 63.7% ऑफ पीक वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट AC साइकिल. प्रैक्टिकली हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये एक लोड रेजिस्टेंस या डिवाइस है जिसको कि चार्ज डिलीवर किया जा रहा है. हमने यहाँ पर एक AC वोल्टेज AC सोर्स लिया और इस डिवाइस को हम चार्ज डिलीवर कर रहे हैं. इट हैज़ डिलीवर सम चार्ज टू दिस लोड. नाउ रिमूव दिस AC वोल्टेज एंड अप्लाई द DC वोल्टेज. इस DC वोल्टेज की वैल्यू इतनी करो शो दैट कि उतने ड्यूरेशन में ये उतना ही चार्ज इस लोड को या डिवाइस को डिलीवर कर सके. That what is the value of DC will equivalent to the average value of the AC voltage. So average value is related to the charge delivery of AC voltage and DC voltage. So this is the all about of average value of AC voltage. So now form factor very important term. Form factor is just but the ratio of RMS value divided by
एवरेज वैल्यू। सो आर एम एस वैल्यू ज़्यादा होती है, एवरेज वैल्यू ऑब्वियसली कम होती है, तो वी एम बाई रूट टू डिवाइडेड बाई वी एम पर इट बिकम्स 1.11 एंड पीक फैक्टर peak voltage divided by RMS voltage Vm by divided by Vm by root 2 and 1.41. So this is standard. Whatever is the peak voltage and RMS voltage of this of any AC cycle, the form factor will always remains 1.11 and this peak factor will remains 1.4 जब तक उस वेव्स के साथ कोई करेक्शन नहीं किया जाए। अगर AC के साथ DC भी इंक्लूड है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू? DC की RMS वैल्यू तो DC के बराबर होती है और AC की RMS वैल्यू 0.707 ऑफ पीक वोल्टेज होती है। तो दोनों कर मिलाएंगे, देन व्हाट विल द रिजल्टेंट RMS वैल्यू? द रिजल्टेंट RMS विल बी वी DC के स्क्वायर, DC वोल्टेज के स्क्वायर प्लस RMS वैल्यू ऑफ AC का होल स्क्वायर। मतलब दिस AC एंड DC RMS वैल्यू ऑफ AC एंड DC विल गेट एड एल्जेब्रिकली दिस वे, पैथागोरसिकली। ठीक है, सो ये AC वोल्टेज है जिसको हमने DC वोल्टेज इतना ऊपर शिफ्ट किया है। नाउ द AC इज चेंजिंग, इस AC वोल्टेज का RMS वैल्यू इतना आया है और DC का इतना, सो इट गेट एल्जेब्रिकली एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ DC as well as of AC. Now this was all about of the average, RMS, form factor, peak factors, peak voltage and so many other things about the AC waves. Now let us consider the things about a square wave. Square wave के वेस में क्या होता है? सपोज करो ये पॉजिटिव स्क्वायर वेव है, इसके बाद फिर ये ऑफ पीरियड होता है, फिर ये ऑन होता है, इस तरह से स्क्वायर वेव चलता है। तो इसका एवरेज क्या होगा? सो इसको एवरेज अगर हम निकालते हैं तो लेट अस सी, इसको आधा कर दो, इसका पीस को यहाँ रख दो। सो इट मीन्स दैट विल देन वी विल हैव अ कंटिन्यूस वोल्टेज ना, so that will the average of this voltage, so average will become Vm by 2. so this way we get the average value of the Vm by 2. अगर हम इसे ऑफ पीरियड इसको लंबा कर देते हैं, देन सपोज करो 3 गुना कर दिया हमने, देन इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे हम, लाइक दिस Vm वोल्टेज था, यहाँ पर ऑफ पीरियड डबल है तो इसको 3 हिस्से करने पड़े, एक हिस्से यहाँ रहेगा, एक हिस्से यहाँ चला, एक हिस्से, तो इट विल एवरेज विल बिकम 1/3 of the Vm, so got Vm by 3 and this is distributed with 1 2 3, इन तीनों को उठा के यहाँ रख दे तो ये बन जाता है। तो दिस वे कहता हूँ, दिस वे द एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। एज फार द कंप्लीट स्क्वायर वेव इज कंसर्न, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर वेव है, इसका एवरेज वैल्यू कितना निकलेगा? देखो इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसका एवरेज हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली Vm के बराबर होगा। इसका पीक वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली Vm के बराबर होगा। इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली Vm के बराबर होगी, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस तो आ नहीं रहे। सो RMS वैल्यू भी उतनी है, एवरेज वैल्यू भी उतनी, तो ऑब्वियसली फॉर्म फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। इस तरह पीक फैक्टर कितना होगा? पीक वोल्टेज भी उतनी है, RMS वोल्टेज भी उतनी है, तो Vm by Vm इज इक्वल टू 1। इस तरह से स्क्वायर वेव का पीक फैक्टर भी 1 हो गया, फॉर्म फैक्टर भी 1 हो गया। नाउ इफ यू कंसिडर अबाउट द ट्रायंगुलर वेव, व्हाट विल हैपन? ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है इस तरह से। सो सपोज द पीक वैल्यू इज Vm, देन इसकी एवरेज वैल्यू इट बिकम्स Vm by 2। इसका एवरेज इफ यू कैलकुलेट इट देन यू विल गेट Vm by 2। वी विल नॉट गो इन डिटेल्स कैलकुलेशन ऑफ ऑल दिस, वीडियो विल बिकम अननेसेसरी लेंथी। सो वी जस्ट रिमेंबर दैट ट्रायंगुलर वैल्यू के केस में एवरेज विल बिकम्स Vm by 2 एंड RMS विल बी Vm by root 3। remember this, that RMS value of the triangular wave is equal to Vm by root 3। इस तरह peak factor will become, form factor will become average RMS by average, so it get 2 by root 3 और peak factor will become root 3 क्योंकि Vm divided by Vm by root 3 we get the root 3। so this is all about of this sinusoidal wave and square wave and triangular waves. More details of study for AC waves we will have in another video.